नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विज्ञान क्लासेज रतनगढ़ में। मैं मूलचंद रूडी, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी लेकर उपस्थित हूँ आपके समक्ष के नई क्लास। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास, और हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हमने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का भक्तिकालीन इतिहास हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास हम देखेंगे विद्यार्थियों हिंदी साहित्य का रीतिकाल। रीतिकाल की क्लास ये पहली क्लास है जिसमें हम रीतिकाल का परिचय जानेंगे। तो ये क्लास है वो स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस इत्यादि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो जो साथी लाइव आ गए हैं, एक बार पुनः सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो विद्यार्थियों, बिना देरी किए हुए बढ़ते आगे और करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। निकाल लीजिए अपने नोट्स और हो जाइए तैयार लिखने के लिए। तो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं हम रीतिकाल। रीतिकाल कौन सा काल है विद्यार्थियों? हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा गया है। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल और आधुनिक काल या वर्तमान काल या गद्यकाल। तो ये रीतिकाल है वो हिंदी साहित्य इतिहास का तीसरा कालखंड है। आज हम रीतिकाल के बारे में देखने वाले हैं। तो जो भी साथी लाइव आ गए हैं, एक बार क्लास को लाइक भी कर दें और शेयर भी करते हैं, अपने साथियों तक क्लास को पहुंचा दें। तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम देखते हैं रीति शब्द का अर्थ एवं उसकी व्युत्पत्ति, कि रीति शब्द का अर्थ क्या है या शाब्दिक अर्थ क्या है और रीति शब्द कैसे बना है। तो देखिए विद्यार्थियों, रीति शब्द संस्कृत भाषा की रिंग धातु में कथित प्रत्यय के जुड़ने से बना है। यानी संस्कृत की रिंग धातु है, उसमें कथित प्रत्यय जोड़ते हैं तो कौन सा शब्द बना है? रीति शब्द बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मार्ग। रीति शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मार्ग। अब हिंदी साहित्य में रीति का क्या अर्थ है? कि ऐसा काव्य जिसमें काव्य के लिखने का मार्ग या तरीका बतलाया जाता है, उसे ही रीति काव्य कहते हैं। तो रीति का शाब्दिक अर्थ हो गया मार्ग। रीति शब्द है वो संस्कृत की रिंग धातु है, उसमें कथित प्रत्यय के जुड़ने से बना है और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? मार्ग। अब हिंदी साहित्य में अगर हम रीति की बात करें तो रीति का तात्पर्य हो गया कि ऐसा काव्य या काव्य लिखने का मार्ग बताया जाता है जिस काव्य में, उसी काव्य को हम क्या कहते हैं? रीति काव्य कहते हैं। आगे बढ़िए। सामान्यतः संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का अनुकरण करके रस, अलंकार, छंद, गुण, रीति, नायिका भेद आदि का विवेचन करने के लिए जो साहित्य हिंदी में रचा गया उसे ही रीति काव्य कहा जाता है। यानी संस्कृत के जो लक्षण ग्रंथ थे, उन लक्षण ग्रंथों के आधार पर या उन लक्षण ग्रंथों का अनुसरण करके रस है, अलंकार, छंद, गुण, रीति, नायिका भेद आदि का विवेचन करने के लिए साहित्य जो रचा गया हिंदी में, उसे ही हम क्या कहते हैं? रीति काव्य कहते हैं। तो रीति शब्द की व्युत्पत्ति हमने देख ली और हिंदी साहित्य में रीति काव्य किसे कहते हैं यह भी हमने देख लिया। रीति शब्द संस्कृत की रिंग धातु में कथित प्रत्यय जोड़ने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मार्ग। और अगर काव्य की बात करें तो ऐसा काव्य जिसमें काव्य के लिखने का मार्ग या तरीका बतलाया जाए, उसे ही रीति काव्य कहते हैं। अगर दूसरी बात हम देखें तो हम कह सकते हैं कि संस्कृत के जो लक्षण ग्रंथ थे उनका अनुसरण करके उनके अनुसार जो रस हैं, अलंकार हैं, छंद हैं, काव्य के गुण हैं, रीतियां हैं और नायिका भेद आदि का विवेचन करने के लिए हिंदी में जो साहित्य लिखा गया उसे ही हम रीति काव्य कहते हैं। नोट कर लिया होगा। बढ़िए आगे की ओर। रीति काल में प्रयुक्त रीति शब्द संस्कृत में काव्य शास्त्रीय रीति शब्द से भिन्न अर्थ वाला शब्द है। यानी रीति काल में प्रयुक्त रीति शब्द और संस्कृत काव्य शास्त्र में प्रयुक्त रीति शब्द दोनों अलग अलग है। दोनों ही अलग अलग है, दोनों का अर्थ समान नहीं है। क्यों? क्योंकि संस्कृत साहित्य में जो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक थे, कौन थे? आचार्य वामन।
उन्होंने रीति को क्या कहा था? काव्य की आत्मा कहा था। लेकिन रीति काल में जो रीति शब्द है उसका अर्थ है ऐसा काल, ऐसा समय जिसमें जो काव्य के गुण हैं, दोष है, अलंकार हैं, छंद हैं, रीति हैं और नायिका भेद आदि का विवेचन किया जाए, वो ही क्या है? रीति काव्य है। तो दोनों का अर्थ क्या है? भिन्न भिन्न है। देखिए कि रीति काल में प्रयुक्त रीति शब्द संस्कृत में काव्य शास्त्रीय रीति शब्द से भिन्न अर्थ वाला शब्द है, क्योंकि संस्कृत में आचार्य वामन ने, जो कि रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, उन्होंने रीति को काव्य की क्या कहा है? आत्मा माना है। तो आचार्य वामन ने तो रीति को काव्य की आत्मा माना है, वहां रीति का अर्थ है काव्य की आत्मा, और रीति काल में रीति का अर्थ अलग है। दोनों शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न है, ये भी आप ध्यान में रखें। तो अब हम कह सकते हैं कि रीति काव्य कौन सा है? देखिए, जिस युग में रीति निरूपण अथवा रीति प्रभावित ग्रंथों के निर्माण का प्राचुर्य रहा, उसे रीति काल की संज्ञा दी गई है। यानी हिंदी साहित्य इतिहास का वह काल या वह युग है जिसमें रीति निरूपण अथवा रीति प्रभावित ग्रंथों के निर्माण की प्रचुरता रही, उसे ही हम रीति काल की संज्ञा देते हैं, अर्थात उसे ही हम रीति काल के नाम से जानते हैं। तो रीति शब्द का अर्थ हमने देख लिया, रीति शब्द की उत्पत्ति देख ली, और रीति काल कहते किसे, किस काल को रीति काल कहते हैं, ये भी हमने देख लिया कि जिस युग में रीति निरूपण अथवा रीति से प्रभावित ग्रंथों के निर्माण की प्रचुरता रही थी, उसे ही हमें रीति काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना आप नोट कीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। आप जुड़े हुए हैं मूलचंद डोडी और अभिज्ञान क्लासेज रतनगढ़ के साथ। हम पढ़ रहे हिंदी साहित्य का इतिहास, और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है रीति काल का परिचय। ठीक है, बढ़िए आगे की ओर। रीति काल की समय सीमा, हेडिंग डालिए रीति काल की समय सीमा। आप अपने नोट्स में शीर्षक डाल के लिखिए रीति काल की समय सीमा। देखिए विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया गया है, उस काल विभाजन के अंतर्गत जो 4 कालखंड है, उनकी जो समय सीमा का निर्धारण है वो अलग अलग विचारकों ने अलग अलग प्रकार से किया है। यानी समय सीमा के निर्धारण में सभी आलोचक, सभी विचारक या सभी इतिहासकार एक मत नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ जो महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं उनके मत क्या है, उनके अनुसार रीति काल की समय सीमा क्या रही थी, वो हम देखने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालिए और लिखिए रीति काल की समय सीमा। अगर हम बात करें किनकी, आचार्य शुक्ल जी की, तो आचार्य शुक्ल जी हैं वो रीति काल का समय विक्रम संवत 1700 से 1900 के मध्य मानते हैं। यानी ईस्वी सन की बात करें तो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी का मध्य का जो समय है उसको रीति काल के नाम से उन्होंने कहा है। तो देखते हैं महत्वपूर्ण जो इतिहासकार और आलोचक हैं उन्होंने रीति काल की समय सीमा का निर्धारण किस प्रकार किया है। देखिए, आचार्य शुक्ल एवं रामकुमार वर्मा के अनुसार संवत 1700 से 1900 अर्थात ईस्वी सन 1643 से 1843 ईस्वी तक का समय है, ये रीति काल का समय माना जाता है। ठीक है, किसके अनुसार, आचार्य शुक्ल जी के अनुसार और रामकुमार वर्मा जी के अनुसार। आचार्य शुक्ल जी ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी माना जाता है, और रामकुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1939 है। दोनों ही इतिहासकारों ने रीति काल की समय सीमा है वो 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत मानी है। यानी ईस्वी सन में अगर हम देखें तो 1643 से 1843 ईस्वी के मध्य का जो समय है उसको उन्होंने रीति काल के नाम से संबोधित किया है। और ये मत है, ये सर्वमान्य मत भी है, ध्यान में रखें, सर्वमान्य मत भी यही माना जाता है। ठीक है, बढ़िया आगे। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र हैं, उन्होंने रीति काल की जो समय सीमा है वो 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक मानी है। तो सबसे पहले शुक्ल जी की बात करें तो शुक्ल जी और रामकुमार वर्मा ने तो विक्रम संवत 1700 से 1900 के मध्य निर्धारित की है, और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ये जो रीति काल की समय सीमा है ये 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी के मध्य मानी है। आचार्य
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार विक्रम संवत 1600 से 1900 के मध्य, यानी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, वो रीतिकाल की समय सीमा को कुछ और पीछे ले जाते हैं और वो कहते हैं कि रीतिकाल की जो समय सीमा है वो 1600 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत है। यानी जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं वो रीतिकाल का संपूर्ण समय 300 वर्ष निर्धारित करते हैं, जबकि वास्तव में देखें तो रीतिकाल का समय कितना था, 200 वर्ष ही था। ठीक है, बढ़िए आगे। मिश्र बंधुओं के अनुसार 3 मिश्र बंधु थे, मिश्र भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तीनों भाइयों ने एक बहुत ही बड़ा हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा था, मिश्र बंधु विनोद। उस मिश्र बंधु विनोद में उन्होंने इसकी जो समय सीमा है वो विक्रम संवत 1681 से 1889 के मध्य मानी है। विक्रम संवत 1681 से 1889 के मध्य किसने मानी है, मिश्र बंधु ने मानी है। तो ये है रीतिकाल की समय सीमा। अब सर्वमान्य मत क्या है, सर्वमान्य मत आचार्य शुक्ल जी का और रामकुमार वर्मा जी का है। यानी हम कह सकते हैं कि रीतिकाल की जो समय सीमा के निर्धारण में जो सर्वमान्य मत है वो यही है कि रीतिकाल का समय 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत के मध्य माना जाता है। ठीक है, तो आप ये इतना नोट कीजिएगा, फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। आज की क्लास में हम रीति शब्द का अर्थ देखेंगे और रीतिकाल की समय सीमा है, नामकरण है, रीतिकाल की प्रवृत्तियां हैं, रीतिकाल के उदय के क्या कारण थे, पतन के क्या कारण थे, आदि सभी महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको देखने जा रहे हैं। तो आपने इतना नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाल का नामकरण। देखिए विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो काल हैं उन कालों के नामकरण के संबंध में बारे में भी जो विचारक हैं उनके अलग अलग मत हैं। किसी ने किस काल को किस नाम से संबोधित किया है तो किसी दूसरे ने उसे अन्य नाम से संबोधित किया। अब कुछ ने प्रवृत्तियों के आधार पर, कुछ ने रचनाकारों के आधार पर और कुछ ने जो प्रारंभिक, मध्य, उत्तर पूर्व आदि के आधार पर किया है। तो देखते हैं रीतिकाल का नामकरण अलग अलग विद्वानों ने किस किस नाम से किया है। सबसे पहले बात करें हम मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को क्या कहा है, अलंकृत काल कहा है। ये इंपॉर्टेंट भी है, लगा लीजिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा था। तो रीतिकाल को अलंकृत काल का नाम है वो मिश्र बंधु ने दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने ये नाम किया था क्या, रीतिकाल। यानी रीतिकाल नाम किसके द्वारा दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया। शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ था, उस इतिहास ग्रंथ में उन्होंने दोहरा नामकरण की पद्धति अपनाई थी और उन्होंने पूर्व मध्य काल को क्या नाम दिया था, रीतिकाल नाम दिया था। ठीक है, बढ़ते आगे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, वो रीतिकाल को क्या कहते हैं, कलाकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, कलाकाल के नाम से संबोधित करते हैं। डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने इन्हें इस काल को साहित्य शास्त्रीय काल कहा है। क्या कहा है, साहित्य शास्त्रीय काल कहा है। एडविन ग्रीव्स हैं, उन्होंने रीतिकाल के लिए एलाबोराइज्ड पीरियड नाम दिया है। क्या नाम दिया है, एलाबोराइज्ड पीरियड नाम दिया है। तो इतने आप नोट कीजिएगा, फिर हम बढ़ते हैं आगे कि अन्य विचारकों ने रीतिकाल के और क्या क्या नाम दिए हैं। तो मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है, ये तो बड़ा मोस्ट है। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल कहा है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने भी रीतिकाल कहा है, ये भी ध्यान में रखें। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कलाकाल कहते हैं। वैसे कलाकाल नाम है वो रमाशंकर शुक्ल रसाल का दिया हुआ भी है, ये भी ध्यान में रखें। डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ हैं, वो इसे साहित्य शास्त्रीय काल के नाम से संबोधित करते हैं। और एडविन ग्रीव्स हैं, वो एलाबोराइज्ड पीरियड के नाम से संबोधित करते हैं। इतना आप नोट कीजिएगा, फिर हम बढ़ते हैं आगे। बढ़िया आगे। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिनकी रचना थी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उस अपने इतिहास ग्रंथ में इन्होंने क्या नाम दिया रीतिकाल का, द आर्स पोएटिका।
क्या कहा है, द आर्स पोयाटिका नाम से संबोधित किया है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने रीतिकाल को रीति श्रृंगार काल कहा है। क्या कहा है, रीति श्रृंगार काल कहा है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं, उन्होंने इसे भी क्या कहा, कला काल कहा। तो कला काल नाम है वो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने भी दिया है और डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने भी दिया है, ये ध्यान रखें। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, वो इसे श्रृंगार काल कहते हैं, ठीक है। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ही इसे विशुद्ध साहित्य सर्जना का काल भी कहा है, विशुद्ध साहित्य सर्जना का काल भी कहा है। और जो ग्रियर्सन है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इसे रीति काव्य काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रीति काव्य काल भी कहते हैं, या इसे द आर्स पोएटिका भी कहा है। तो ये महत्वपूर्ण विचारकों के मत हो गए रीति काल के नामकरण के संबंध में। एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा कला काल, डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमलकुल श्रेष्ठ साहित्य शास्त्रीय काल, एडविन ग्रीविज एलाबोरेटेड पीरियड्स। आगे हमने देखा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द आर्स पोएटिका या रीति काव्य काल भी कहा है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने रीति श्रृंगार काल कहा है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने भी इसे कला काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा है और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे विशुद्ध साहित्य सर्जन का काल भी कहा है। तो ये महत्वपूर्ण है, आलोचकों की मत या नामकरण हो गया किससे संबंध में, रीतिकाल के संबंध में या रीतिकाल का नामकरण, ठीक है। अब हमें बढ़ते हैं आगे की ओर। रीतिकाल के नामकरण के संदर्भ में आलोचकों के मत, हेडिंग डालिए, रीतिकाल के संदर्भ में आलोचकों के मत, कि रीतिकाल का जो नामकरण रीतिकाल दिया गया है उसके संबंध में आलोचकों के मत क्या है, आलोचक क्या कहते हैं, आलोचकों के कथन क्या है, ठीक है। तो ये आलोचकों के कथन है किसके संबंध में, रीतिकाल के नामकरण के संबंध में। नाम तो हमने देख लिए थे, लेकिन कुछ कथन है वो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आजकल कथन भी बहुत पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं मिश्र बंधु का कथन। क्या है, कहते हैं मिश्र बंधु, इस काव्य प्रणाली में अलंकारों तथा आचार्यत्व की प्रधानता ही रही, व इससे अप्रभावित कवि भी अलंकार का मोह नहीं छोड़ सके। अतः इस काल खंड के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नाम है अलंकृत काल है। ये मिश्र बंधु का कथन है रीतिकाल के नामकरण के संबंध में। क्या कहते हैं मिश्र बंधु, कि इस काव्य प्रणाली में अलंकारों तथा आचार्यत्व की प्रधानता रही और इससे अप्रभावित कवि हैं वो भी अलंकार का मोह छोड़ नहीं सके। इसीलिए इस कालखंड के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या ठहरता है, अलंकृत काल ठहरता है। किसने कहा है, ये मिश्र बंधु ने, ठीक है, नोट कीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले कथन की ओर। दूसरा कथन है वो डॉक्टर भगीरथ मिश्र का है। क्या कहते हैं, कलाकाल कहने से कवियों की रसिकता की उपेक्षा होती है, श्रृंगार काल कहने से वीर रस की और राज प्रशस्ति की उपेक्षा होती है, रीतिकाल कहने से प्राय कोई महत्वपूर्ण वस्तुगत विशेषता उपेक्षित नहीं होती और मुख्य प्रवृत्ति सामने आ जाती है। यह युग रीति पद्धति का युग था, यह धारणा वास्तविक रूप में सही है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र, यानी डॉक्टर भगीरथ मिश्र हैं वो इसे रीति काव्य काल कहते हैं। तो ये कथन किनका है, डॉक्टर भगीरथ मिश्र का है, कि अगर आप रीति काल को कलाकाल कहोगे तो कवियों की रसिकता है उसकी उपेक्षा हो जाएगी, अगर आप इसे श्रृंगार काल कहोगे तो वीरस और राज प्रशस्ति है उसकी उपेक्षा हो जाएगी। लेकिन रीतिकाल कहने से प्राय कोई महत्वपूर्ण वस्तुगत विशेषता उपेक्षित नहीं होती है और मुख्य प्रवृत्ति भी हमारे सामने आ जाती है। अतः ये युग रीति पद्धति का युग था और यह धारणा वास्तविक रूप में सही है। यानी रीतिकाल को रीतिकाल नाम देने के संदर्भ में यह मत किसका, डॉक्टर भगीरथ मिश्र का है, ठीक है। दोनों आप नोट कीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। लिख लिया होगा आपने, बढ़िया, आगे की ओर।
यदि रीतिकाल के समस्त ग्रंथों की छानबीन की जाए तो स्पष्ट होता है कि सब प्रकार के ग्रंथों में श्रृंगार किसी न किसी रूप में या परिमाण में अवश्य मिले जाता है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इसीलिए उन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था। किसने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। क्या कहा है? यदि रीतिकाल के समस्त ग्रंथों की छानबीन की जाए तो स्पष्ट होता है कि सब प्रकार के ग्रंथों में श्रृंगार है वो किसी न किसी रूप या परिमाण में, मात्रा में अवश्य मिले जाता है। और ये कथन किनका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। तो ये भी आप नोट कीजिएगा। अगला कथन देखते हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल का। क्या कहते हैं? इस कालखंड में कलात्मकता के प्रति अत्यधिक आग्रह रहा, अतः मुझे इसके लिए कला का नाम सर्वाधिक उपयुक्त दिखाई देता है। बिल्कुल रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं, उन्होंने इसे कलाकाल ही कहा था। क्या कहा था? कलाकाल। राम कुमार वर्मा और रमाशंकर रसाल दोनों ने इसे कलाकाल कहा था। और ये उन्होंने इस कथन के माध्यम से बताया भी है कि इस कालखंड में कलात्मकता है उसके प्रति अत्यधिक आग्रह रहा था, अतः मुझे इसके लिए कला का नाम सर्वाधिक उपयुक्त दिखाई देता है। ठीक है, तो ये चार महत्वपूर्ण कथन हो गए, आलोचकों के कथन हो गए, आलोचकों के मत हो गए। किसके बारे में? रीतिकाल के नामकरण के बारे में। नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला कथन देखिए, इस काल को कला काल नाम देना समीचीन ज्ञात होता है। रीति काव्य और श्रृंगार काव्य के साथ इस काल में इतनी अधिक प्रवृत्तियां, विचारधाराएं और ललित शिल्प की साधनाएं दृष्टिगत होती हैं कि उनमें कला का प्रांजल रूप अनायास ही दृष्टिगत होता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, क्योंकि रामकुमार वर्मा हैं, उन्होंने भी इसे कला काल कहा था। क्या कहा था? कला काल कहा था। तो कलाकाल कहने के पीछे रामकुमार वर्मा जी का ये कथन है। क्या कहते हैं रामकुमार वर्मा जी? कि इस काल को कला काल नाम देना समीचीन ज्ञात होता है, ठीक ज्ञात होता है। रीति काव्य और श्रृंगार काव्य के साथ इस काल में इतनी अधिक प्रवृत्तियां, विचारधाराएं और ललित शिल्प की साधनाएं दृष्टिगत होती हैं, दिखाई देती हैं कि उनमें कला का जो प्रांजल रूप है, शुद्ध रूप है, वो अनायास बिना प्रयास ही दृष्टिगत हो जाता है, हमें दिखाई देता है। इसलिए इस काल को क्या कहना चाहिए? कला काल ही कहना चाहिए। यह कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। ठीक है, अगला कथन देखते हैं कि वास्तव में श्रृंगार और वीर इन दो रसों की कविता ही इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार की रही, इससे इस काल को रस विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कि अगर रस की बात करें तो रस के आधार पर इस काल को अगर कोई श्रृंगार काल कहें तो कह सकता है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। क्या कहते हैं? कि वास्तव में श्रृंगार और वीर इन दो रसों की कविता ही इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार रस की थी, अतः इस काल को कोई अगर रस विचार से रस को केंद्र बिंदु में रखकर श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। यह कथन भी किनका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने तो रीतिकाल को क्या कहा था? रीतिकाल कहा था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण कथन हो गए। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब है रीतिकाल के उदय के कारण। हेडिंग डालिए और लिखिए रीतिकाल के उदय के क्या कारण। देखिए विद्यार्थियों, कोई भी काल है उसका उदय और अस्त होता है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ ही कारणों को हमें उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते, फिर भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं जिनके कारण किसी काल का उदय होता है और अस्त होता है। तो हम देख रहे हैं रीतिकाल के उदय के कारण। अलग अलग जो विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, वो इनके रीतिकाल के उदय होने के कारण भी अलग अलग बताते हैं। तो हेडिंग डालिए, लिखिए रीतिकाल के उदय के कारण। सबसे पहले बात करें हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। शुक्ल क्या कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपने आश्रयदाताओं की रुचि के कारण
रीतिकालीन काव्य का उदय हुआ। कहते हैं कि जो विक्रम संवत 1700 से 1900 का मध्य का जो समय था वो दरबारी संस्कृति का समय था, और वहां जो उस समय जो कवि थे वो अपने आश्रयदाताओं के आश्रय में रहते थे, और अपने आश्रयदाताओं की रुचि को मध्य रखकर उन्होंने उनके अनुसार ही रचनाएं की, जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता थी, हास्य की थोड़ी बहुत प्रधानता रही होगी, वीर रस की भी थी, और बात करें तो कि हम कह सकते हैं कि जो उल्लास है, हर्ष है, प्रसन्नता है, उसकी प्रधानता थी। यानी अपने आश्रयदाताओं की रुचि को मद्देनजर रख के जो एक नया साहित्य लिखा गया, और यही रीतिकाल के उदय का कारण माना है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कि क्या कहते हैं कि अपने आश्रयदाताओं की रुचि के कारण ही रीतिकालीन काव्य का क्या हुआ था? उदय हुआ था। अब परीक्षा में प्रश्न ये आ सकता है कि किस इतिहासकार के अनुसार रीतिकाल का उदय आश्रयदाताओं की रुचि के कारण माना जाता है? तो कौन हो जाते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आगे हम देखें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन। क्या कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रीतिकाल के उदय के कारणों के बारे में? देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत साहित्य में अनेक प्रकार के लक्षण ग्रंथ लिखे गए, अतः उनसे प्रेरित होकर हिंदी साहित्य में भी रीति काव्य लिखा जाने लगा। यानी जो रीति काव्य है वो संस्कृत साहित्य से प्रेरणा लेकर और उसके प्रभाव से लिखा गया। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है विद्यार्थियों कि संस्कृत में बहुत सारे ऐसे लक्षण ग्रंथ लिखे गए थे, उन्हीं लक्षण ग्रंथों से प्रेरणा लेकर और उन्हीं के प्रभाव से उनका अनुसरण करके हिंदी में भी इस प्रकार की रचनाएं लिखी गई, और वही रीति काव्य का क्या माना है? उदय का कारण माना है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रीति काल के उदय का कारण है वो मानते हैं संस्कृत साहित्य से प्रेरणा और प्रभाव को रीति काव्य के उदय का कारण मानते हैं। ठीक है, आगे तीसरा कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। क्या कहते हैं नगेंद्र जी? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार दरबारी संस्कृति का प्रभाव होने के कारण उस समय के कवि हताश एवं निराश हो गए थे, अतः अपनी निराशा को दूर करने के लिए रीति काव्य रचा गया। जो जीवन की बाह्य अभिव्यक्ति से जो निराशा आ गई थी, उस निराशा को दूर करने के लिए ही रीति काव्य लिखा गया। किसके अनुसार? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। क्या कहते हैं नगेंद्र कि जो 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत के मध्य का जो समय है, वैसे नगेंद्र जी के अनुसार तो 1650 से 1850 ईस्वी के मध्य का समय है, वो दरबारी संस्कृति का समय था। और दरबारी संस्कृति के समय में जो कवि हो गए थे वो कुछ हताश और निराश हो गए थे, तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा लिखा जाए जिसके कारण अपना जो जीवन है उस जीवन में कुछ उमंग आए, कुछ उल्लास है, कुछ प्रसन्नता है, कुछ हर्ष है। इसलिए उन्होंने इस प्रकार के काव्य की रचना की जिसमें श्रृंगार की प्रधानता हो, थोड़ी बहुत हास्य की भी प्रधानता हो, जिसमें उल्लास हो, उमंग हो, और जो जीवन की बाह्य निराशा है उसको दूर किया जा सके। इसीलिए रीति काव्य लिखा गया। तो रीति काल या रीति काव्य के उदय के तीन प्रमुख कारण हो गए। आचार्य शुक्ल जी हैं, उनके अनुसार तो कारण क्या है? अपने आश्रयदाताओं की रुचि। और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उनके अनुसार कारण क्या है? संस्कृत साहित्य से प्रेरणा और प्रभाव। और जो डॉक्टर नगेंद्र है, उनके अनुसार कारण क्या है? अपनी जीवन की जो बाह्य अभिव्यक्ति है उससे उस निराशा और हताशा को दूर करने के लिए ही रीति काव्य लिखा गया। तो तीन रीति काल के या रीति काव्य के उदय के कारण हो गए। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं रीति काल के अस्त होने या पतन के कारण। तो हेडिंग डालिए और लिखिए रीति काल के पतन के कारण, कि रीति काल का पतन क्यों हुआ, कौन से ऐसे कारण उत्तरदायी हैं जिनके कारण रीति काल का थोड़े से समय में पतन हो गया। रीति काल का समय विद्यार्थियों 200 वर्ष का माना जाता है। कहते हैं एक छोटे से समय 200 वर्ष के समय में ही, समय अवधि में ही रीति काल का पतन हो गया। तो निश्चित रूप से उसके पतन के पीछे कुछ उत्तरदायी कारण भी रहे होंगे। अब वो उत्तरदायी कारण कौन कौन से हैं देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कारण भी हैं। ठीक है, तो देखिए
लगभग 200 वर्षों के अलग समय में ही पतन को प्राप्त हो गया, जिसके मुख्यतः 3 कारण माने जाते हैं। कितने कारण माने जाते हैं? मुख्यतः या मुख्य रूप से 3 कारण। कौन कौन से हैं? पहला कारण तो क्या है? काव्य में लोक मंगल की भावना का अभाव था। बिल्कुल सही है। रीतिकाल के जो कवि थे उन्होंने जो काव्य लिखा, उस काव्य का मुख्य उद्देश्य था एक तो अपने जो आश्रयदाता हैं उनको प्रसन्न करना, और दूसरा उद्देश्य था स्वयं को एक श्रेष्ठ कवि या आचार्य साबित करना। यानी जो लोक मानस है, लोक जनता है, उसके कल्याण, उसके मंगल की कामना से उनका कोई लेना देना नहीं था। यानी इस काव्य में लोक मंगल की कामना का क्या था? अभाव था, कमी थी। तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा, चमत्कार अतिशयता, कि जो रीतिकालीन काव्य है उसमें चमत्कार की बड़ी अतिशयता थी, चमत्कारिक प्रदर्शन किया गया था। कवियों के द्वारा चमत्कार का प्रदर्शन करने के लिए जो क्लिष्ट शब्द हैं उनका, या पांडित्यपूर्ण शब्द हैं, उनका प्रयोग किया गया। तो चमत्कार की अतिशयता थी, पांडित्यपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया। अर्थात कवि हैं वो स्वयं को, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और कवि और आचार्य साबित करने के लिए जो पांडित्यपूर्ण शब्द हैं, क्लिष्ट शब्द हैं, ऐसे शब्द उनका प्रयोग उन्होंने किया। यानी आम जनता से जुड़ी हुई शब्दावली का इस काव्य में प्रयोग नहीं हो। यानी हम कह सकते हैं कि जो जनमानस की भाषा है या जनमानस की जो बोली है उसका इस काव्य में प्रयोग नहीं हुआ। आगे देखिए, अत्यधिक रसिकता या श्रृंगारिकता। बिल्कुल, रीतिकालीन काव्य में या तो श्रृंगार रस में रचनाएं हुई हैं या वीरस में हुई हैं, लेकिन अधिकता किसकी रही? श्रृंगार रस की रही। तो अत्यधिक रसिकता और श्रृंगारिकता भी इसके पतन का क्या बन गई? कारण बने गई। कहते हैं अति है वो बड़ी नुकसानदायक होती है, इसलिए जो श्रृंगार है या श्रृंगारिकता है और रसिकता है उसकी अति हो गई, जिसके कारण इससे रीतिकालीन काव्य का क्या हो गया? पतन हो गया। तो ये 3 महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारण हैं रीतिकालीन काव्य के पतन के। सबसे पहला, काव्य में लोक मंगल की भावना का अभाव था। दूसरा, चमत्कार अतिशयता थी और पांडित्यपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया। और तीसरा है अत्यधिक रसिकता और श्रृंगारिकता। ठीक है, तो आप नोट कीजिएगा रीतिकाल के पतन के कारण। हम देख रहे हैं आज की क्लास में हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत रीतिकालीन साहित्य, और सबसे पहले हम देख रहे हैं रीतिकाल का परिचय। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं, हेडिंग डालिए, रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं। देखिए विद्यार्थियों, जो भी कोई काल है उस काल की कुछ इस प्रकार की विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जिसके कारण उसे उसके नाम से संबोधित किया जाता है। अलग अलग कालों की अलग अलग विशिष्टताएं हैं, अलग अलग खास बातें हैं जिसके कारण वो अलग अपनी पहचान बनाता है। तो अब हम यहां देखने जा रहे हैं कि रीतिकाल की काव्य की कौन कौन सी विशेषताएं थी। सबसे पहले बात करें तो पहली विशेषता क्या है? लक्षण ग्रंथों की रचना की गई। बिल्कुल, रीतिकालीन काव्य है उसमें अधिकतर है वो लक्षण ग्रंथों की रचना की गई। काव्य के लक्षण हैं, काव्य के प्रयोजन हैं, काव्य के हेतु हैं, काव्य गुण हैं, काव्य दोष हैं, रीति है, अलंकार, छंद, नायिका भेद, इससे संबंधित रचनाएं अधिक की गई। तो यानी हम कह सकते हैं लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। यानी रीतिकालीन काव्य की सबसे पहली विशेषता है वो क्या है? लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। दूसरी विशेषता देखिए, कवि व आचार्य बनने की प्रवृत्ति। बिल्कुल, रीतिकालीन कवि हैं वो अपने आप को श्रेष्ठ कवि और आचार्य के रूप में प्रतिष्ठापित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस प्रकार की रचनाएं लिखी। तो दूसरी विशेषता हो गई कवि व आचार्य बनने की प्रवृत्ति। तीसरी विशेषता है श्रृंगारिकता। बिल्कुल, श्रृंगारिकता है वो तो रीतिकालीन काव्य में कूट कूट के भरी हुई, यानी श्रृंगारिकता की अतिशयता ही इसके पतन का कारण भी बनी थी। तो ये प्रवृत्ति तो मुख्य रूप से हम देख ही सकते हैं कि श्रृंगारिकता की क्या थी? प्रधानता थी। आगे अगर हम बात करें तो चौथा है नायिका भेद निरूपण। बिल्कुल, रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत नायिका भेद निरूपण भी किया गया है। नायिकाओं के भेद है उसका निरूपण भी रीतिकालीन काव्य में किया गया है। उसके बाद में आगे देखिए, भक्ति और वैराग्य की भावना है वो भी रीतिकालीन काव्य में देखने को मिलती है।
कला पक्ष की प्रधानता है वो भी रीतिकालीन काव्य में देखने को मिलती है, और वीर रस की कविता है वो कुछ कवियों के द्वारा रीतिकालीन काव्य में वीर रस की कविताएं भी देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हो गई रीतिकालीन काव्य की। यानी लक्षण ग्रंथों की रचना हुई थी, कवि व आचार्य बनने की प्रवृत्ति ज्यादा थी, श्रृंगार रस है उसका भरपूर प्रयोग किया गया और श्रृंगारिकता की मात्रा भी अतिशय थी, नायिका भेद निरूपण भी रीतिकालीन काव्य में देखने को मिलता है, और भक्ति व वैराग्य की भावना भी है। कला पक्ष की ज्यादा प्रधानता है, यानी जो सौंदर्य पक्ष है उसकी कम और कला पक्ष की ज्यादा प्रधानता है, और वीरस की कविताएं भी कुछ कवियों के द्वारा की गई हैं। तो ये हो गई रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं, नोट कीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हम देखेंगे रीतिकालीन काव्य की कुछ अन्य शिल्पगत विशेषताएं भी देखेंगे, रीतिकालीन काव्य के जो प्रकार है वो भी हम देखेंगे। तो बने रहे अंत तक अभिज्ञान क्लासेज और मूलचंद रूडी के साथ। आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, और हिंदी साहित्य इतिहास में आज हम देखने जा रहे हैं रीतिकाल। ठीक है, बढ़िए आगे। रीतिकालीन काव्य की शिल्पगत विशेषताएं, कि जो रीतिकालीन काव्य है उसकी शिल्पगत विशेषताएं क्या क्या है। देखिए, सतसई परंपरा का पुनरुद्धार हुआ। सतसई परंपरा है उसका क्या हुआ, पुनरुद्धार हुआ। यानी सतसई परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही थी, आदिकाल में भी लिखी गई थी, या हम कह सकते हैं कि अपभ्रंश भाषा में भी संस्कृत सतसई परंपरा हो देखने को मिलती है। लेकिन रीतिकाल में इस परंपरा का पुनरुद्धार हुआ और एक महत्वपूर्ण रचना हमारे सामने आती है, बिहारी सतसई। सतसई का मतलब है विद्यार्थियों ऐसी रचना जिसमें 700 छंद हों, उस रचना को क्या कहते हैं, सतसई कहते हैं। जिसमें बिहारी सतसई है वो भी एक बड़ी महत्वपूर्ण रचना है जिसमें 713 दोहे हैं। ठीक है, श्रुति मधुर एवं कोमल कांत पदावली से युक्त ब्रिज भाषा का प्रयोग। हाँ, ये इंपॉर्टेंट। अभी देखिए, जो रीतिकालीन काव्य है उसमें किस भाषा का प्रयोग हुआ है, ब्रिज भाषा का प्रयोग हुआ है। कैसी है ब्रिज भाषा, जो सुनने में मधुर और कोमल कांत पदावली से युक्त है। अब कोमल कांत पदावली और सुनने में मधुर पदावली का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि रीतिकाल में श्रृंगार रस का प्रयोग अधिक हुआ, और श्रृंगार रस है उसमें मधुरता और कोमलकांत पदावली का होना नितांत आवश्यक है। इसीलिए रीतिकालीन जो काव्य है वो सुनने में मधुर और कोमलकांत पदावली से युक्त किस भाषा में हुआ, ब्रिज भाषा में हुआ। आगे देखिए, रसानुकूल छंदों का प्रयोग हुआ। रस के अनुसार छंदों का प्रयोग हुआ, कि कवि ने अपनी रचना में जिस रस की प्रधानता रखी उसी रस की प्रधानता के अनुसार छंदों का चयन किया। यानी रसों की प्रधानता के अनुसार छंदों में रचना लिखी गई। ठीक है, लेकिन मुख्यतः प्रधानता किस छंद की रही थी, दोहा छंद की रही थी। हम कह सकते हैं कि रसों की प्रधानता के अनुसार छंदों का प्रयोग किया था, लेकिन मुख्य प्रधानता है वो किस छंद की है, दोहा छंद की है। दोहे के अलावा भी अन्य छंद लिए गए, जैसे अगर कोई रचना श्रृंगार रस की है तो उसमें आपको सवैया छंद देखने को मिलता है, जैसे रसखान जी के सवैये बड़े ही प्रसिद्ध हैं। और अगर कोई रचना वीर रस की है तो उसमें आपको कवित छंद है वो भी देखने को मिलता है। तो श्रृंगार रस की रचना करने के लिए सवैया छंद का प्रयोग किया गया, और वीर रस की रचना के लिए कवित छंद का प्रयोग किया गया। तो रीतिकालीन काव्य की शिल्पगत विशेषताएं हो गई। सतसई परंपरा का क्या हुआ, पुनरुद्धार हुआ। श्रुति मधुर एवं कोमलकांत पदावली से युक्त ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। रसानुकूल छंदों का प्रयोग हुआ। मुख्य प्रधानता दोहा छंद की रही, लेकिन श्रृंगार रस की रचनाओं में सवैया छंद और वीर रस की रचनाओं में कवित छंदों का प्रयोग किया गया। नोट कीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, बढ़िए आगे की ओर। अभिज्ञान क्लासेज रतनगढ़ लेकर आया है एक स्पेशल ऑफर। हमारी अभिज्ञान क्लासेज के संचालक श्रीमती सुमित्रा मैम का बर्थडे है, और बर्थडे के इस अवसर पर, अवतरण दिवस के इस अवसर पर सबसे पहले तो उनको ढेरों शुभकामनाएं। वे दीर्घायु भी रहें और अपने जीवन में निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें। अभिज्ञान क्लासेज
उनके इस अवतरण दिवस को स्पेशल बनाने के लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर आया है। सभी कोर्सेज में 50% छूट दी जा रही है। जो भी विद्यार्थी हमारा ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं, स्कूल व्याख्याता हिंदी, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी, प्रश्नोत्तरी है, इसके अलावा और भी कोर्सेज हैं वो हमारे मोबाइल ऐप पर हैं। आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, विज्ञान क्लासेस रतनगढ़, वहां प्ले स्टोर से, वहां जाकर आप कोर्स को परचेज कीजिए। और इसमें जो ये कूपन कोड दिया हुआ है HBD1012, इस कूपन कोड का आप प्रयोग कीजिए और आपको कोर्स में 50% की डिस्काउंट मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। तो अभिज्ञान क्लासेस रतनगढ़ के द्वारा ये बहुत ही बेहतरीन ऑफर दिया जा रहा है आपको। तो मैं आशा करता हूं कि निश्चित रूप से आप इस ऑफर का लाभ उठाएंगे। बढ़िए आगे की ओर। रीतिकाल के प्रवर्तक। देखिए विद्यार्थियों, जब किसी भी कोई काल है, उस काल का प्रवर्तक या प्रथम कवि निर्धारण करना बड़ा ही कठिन कार्य है। लेकिन आलोचकों के मत, उनके द्वारा की गई छानबीन और उनके द्वारा किया गया अध्ययन से हमें पता चलता है कि कोई ऐसा व्यक्ति तो है जिसने सर्वप्रथम इस प्रकार के साहित्य की रचना की। तो हम देखेंगे रीतिकाल के प्रवर्तक कौन थे, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, कवि हैं, आचार्य हुए हैं जिन्होंने सबसे पहले रीति से संबंधित रचनाएं लिखी, रीति काव्य से संबंधित रचनाएं लिखी। तो देखिए अलग अलग मत हैं, सभी आलोचकों के विचारकों के अलग अलग मत हैं, तो हम सभी मत देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें हम कि आचार्य शुक्ल और भगीरथ मिश्र हैं, वो रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी को मानते हैं। किसको मानते हैं? चिंतामणि त्रिपाठी को मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र और बाबू श्याम सुंदर दास है रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य केशव को मानते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, आचार्य केशव हैं वो रीतिकाल और भक्तिकाल दोनों के मध्य के कवि माने जाते हैं। क्यों? क्यों उन्होंने भक्ति से संबंधित रचनाएं भी लिखी थी। जो केशव दास हैं उनकी रामचंद्रिका है, वो राम भक्ति से संबंधित बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। लेकिन केशव प्रिया है, कवि प्रिया है, ये उनकी रचनाएं हैं वो हैं रीति से संबंधित है, इसलिए दोनों काल के मध्य के कवि ठहरते हैं। तो अब जो शुक्ल जी और भगीरथ मिश्र हैं, उनका तो मानना है कि रीतिकाल के प्रवर्तक हैं वो कौन है? चिंतामणि त्रिपाठी। ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र और बाबू श्याम सुंदर दास हैं, वो कहते हैं कि रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? आचार्य केशव है। अब अगर हम बात करें कि सर्वमान्य मत की कि वास्तव में ही रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है, तो रीतिकाल के प्रवर्तक कौन माने जाएंगे? चिंतामणि त्रिपाठी माने जाएंगे। शुक्ल जी ने भी कहा है, नोट लगाकर लिखिए, शुक्ल जी ने भी कहा, क्या कहा है? आचार्य शुक्ल ने आचार्य केशव को हिंदी का प्रथम आचार्य तो माना है, किंतु रीतिकाल का प्रवर्तक नहीं माना। यानी शुक्ल जी कहते हैं कि आचार्य केशव हैं वो हिंदी के प्रथम आचार्य तो हैं, लेकिन रीतिकाल के प्रवर्तक नहीं है, रीतिकाल के प्रवर्तक नहीं है। तो रीतिकाल के प्रवर्तक कौन होंगे? चिंतामणि त्रिपाठी। किन कौन कौन से विद्वान हैं जो चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं? आचार्य शुक्ल और भगीरथ मिश्र। डॉक्टर नगेंद्र और बाबू श्याम सुंदर दास हैं वो आचार्य केशव दास को क्या मानते हैं? रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। शुक्ल जी ने एक नोट करके लिखिए, शुक्ल जी ने एक कहा भी है कि आचार्य केशव हैं वो हिंदी के प्रथम आचार्य तो हैं, लेकिन रीतिकाल के प्रवर्तक नहीं है। इतना आप नोट कीजिएगा, फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। बढ़िया, आगे हेडिंग डालिए रीतिकाल की काव्य धाराएं। देखिए विद्यार्थियों, रीतिकालीन जो काव्य है उसको मुख्यतः 3 धाराओं में विभक्त किया जाता है। 3 प्रकार की रचनाएं हो रही थी रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत। कुछ कवि हैं वो रीति ग्रंथ लिख रहे थे, कुछ रीति ग्रंथों से अलग रचनाएं लिख रहे थे, कुछ ऐसे थे जो अपने स्वतंत्र रचनाएं लिख रहे थे लेकिन रीति परंपराओं का निर्वहन कर रहे थे। तो उसके आधार पर रीतिकालीन काव्य है उसको 3 धाराओं में बांटा जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि रीतिकालीन काव्य में 3 प्रकार की धाराएं बह रही थी। अब 3 प्रकार की धाराएं कौन कौन सी है देखते हैं। तो रीतिकाल की 3 प्रमुख काव्य धाराएं हैं। कितनी हैं? 3।
तीन हैं प्रमुख काव्य धाराएं। कौन कौन सी हैं? पहली है रीतिबद्ध काव्य धारा। कौन सी काव्य धारा? रीतिबद्ध काव्य धारा। देखो क्या है रीतिबद्ध काव्य धारा? शास्त्रीय पद्धति को आधार बनाकर काव्यांग निरूपक लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवियों को रीतिबद्ध काव्य धारा में रखा जाता है। ऐसे कवि जिन्होंने शास्त्रीय पद्धति को आधार बनाकर काव्यांग निरूपक लक्षण ग्रंथों की रचना की, ऐसे कवियों को हमें रीतिबद्ध काव्य धारा में रखेंगे। ये ध्यान में रखें, ठीक है। तो रीतिबद्ध काव्य धारा में कौन से कवि आएंगे? ऐसे कवि जो शास्त्रीय पद्धति को जिन्होंने आधार बनाया और काव्यांग निरूपक लक्षण ग्रंथों की रचना की, ऐसे कवियों को हमें रीतिबद्ध काव्य धारा में रखेंगे, ठीक है। बढ़िए आगे की ओर। दूसरी काव्य धारा रीति सिद्ध काव्य धारा। दूसरी काव्य धारा कौन सी है? दूसरी काव्य धारा है रीति सिद्ध काव्य धारा। वे कवि जिनके द्वारा लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे गए, परंतु उनमें उल्लेखित नियमों का पालन करते हुए काव्य रचना की, उन्हें रीति सिद्ध कवि कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें बिहारी जी, बिहारीदास जी हैं, बिहारी जी वो रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई रीति निरूपक ग्रंथ तो नहीं लिखा, लेकिन उनकी परंपराओं का क्या किया? अपनी रचनाओं में पालन किया। वो कहलाते हैं रीति सिद्ध कवि, और इस धारा को कहा जाता है रीति सिद्ध काव्य धारा। तो वे कवि जिनके द्वारा लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे गए, परंतु उनमें उल्लेखित नियमों का पालन करते हुए काव्य रचना की, उन्हें रीति सिद्ध कवि कहा जाता है, और बिहारी प्रमुख रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। आगे देखिए, आचार्य शुक्ल ने रीति सिद्ध कवियों को स्वच्छंदतावाद का पूर्वाभास नाम से संबोधित किया है। यह भी एक इंपॉर्टेंट तथ्य हो गया, पूछा जा सकता है कि किस इतिहासकार के द्वारा रीति सिद्ध कवियों को स्वच्छंदतावाद का पूर्वाभास नाम से संबोधित किया है? तो वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी ने रीति सिद्ध कवियों को स्वच्छंदतावाद का पूर्वाभास नाम दिया था, ठीक है। तो ये दूसरी काव्य धारा हो गई रीति सिद्ध काव्य धारा। बढ़िया आगे। तीसरी है रीति मुक्त काव्य धारा, यानी ऐसे कवि जिन्होंने रीति परंपरा का निर्वहन नहीं किया, अपनी रचनाओं में न उनकी परंपराओं का पालन किया, न कोई रीति या काव्य निरूपक ग्रंथ लिखे, स्वच्छंद रचनाएं लिखी, स्वतंत्र रचनाएं लिखी, ऐसे कवियों को हम क्या कहते हैं? रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत मानते हैं, और ऐसे कवियों को रीति मुक्त कवि कहते हैं। देखिए, वह काव्य धारा जिसके कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना न करके अपने हृदय उद्गारों को, अपने मन की बात को सहज अभिव्यक्ति प्रदान की है, रीति मुक्त काव्य धारा कहलाती है। बिल्कुल सही बात भी है। ऐसे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, एक तो इस बात को ध्यान रखना, लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, और अपने जो हृदय के उद्गार हैं, मन की जो भावनाएं हैं, उनकी सहज अभिव्यक्ति प्रदान की, अर्थात उसको प्रकट किया, ऐसे कवियों को हम क्या कहते हैं? रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कहते हैं, जिसमें घनानंद है, बोधा है, आलम है, ठाकुर है, ये चार प्रमुख कवि हैं जो रीति मुक्त कवि माने जाते हैं। इसको स्वच्छंद काव्य धारा भी कहा जाता है। कौन सी काव्य धारा? स्वच्छंद काव्य धारा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये रीति के नियमों में बंधे नहीं, मुक्त रहकर, स्वतंत्र रहकर रचनाएं लिखी, अपने मन के भावों को, विचारों को, उद्गारों को स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद रूप से प्रकट किया, इसलिए इसको स्वच्छंद काव्य धारा भी कहा जाता है। इस काव्य धारा के कवियों ने स्वच्छंद से तथा रीति परंपरा से मुक्त होकर काव्य रचना की। तो इस रीति काव्य धारा के कवियों ने रीति परंपरा से मुक्त होकर स्वच्छंद रूप से काव्यों की रचना की, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्वच्छंद काव्य धारा भी कहते हैं, या रीति मुक्त काव्य धारा भी कहते हैं। तो रीतिकालीन जो साहित्य है, उसमें मुख्य प्रकार से तीन प्रकार की काव्य धाराएं बह रही थी। पहली काव्य धारा है वो है आपकी रीतिबद्ध काव्य धारा, दूसरी रीति सिद्ध, और तीसरी हो गई रीति मुक्त,
ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हेडिंग डालिए, हिंदी के रीतिकालीन आचार्यों की मुख्य श्रेणियां। कि हिंदी की जो रीतिकालीन आचार्य हैं, आचार्यों की बात करें जिन्होंने काव्यान निरूपक ग्रंथों की रचना की, उनकी प्रमुख श्रेणियां। तो हिंदी के लक्षण ग्रंथ आचार्यों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। जो हिंदी के रीतिकालीन आचार्य हुए हैं, जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की थी, रीति ग्रंथों की रचना की थी, ऐसे आचार्यों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहले आचार्य कौन से हैं? उद्भाव के आचार्य। पहले आचार्य आपके आते हैं उद्भाव के आचार्य। कौन से होंगे? देखिए, रीति काल के ऐसे आचार्य जिन्होंने अपना कोई मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित किया, वे उद्भावक आचार्य माने जाते हैं। उदाहरण की बात करें तो देव है ये उद्भावक आचार्य। यानी रीति काल के ऐसे आचार्य जिन्होंने अपना कोई मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, उनको हम क्या कहते हैं? उद्भावक आचार्य कहते हैं। और उद्भावक आचार्य कौन हो गए? आपके देव कवि हैं, वो उद्भावक आचार्य माने जाते हैं। ठीक है, नोट कीजिएगा। हम देख रहे हैं हिंदी के रीतिकालीन आचार्यों की श्रेणियां, और हिंदी के जो रीतिकालीन आचार्य हैं उनको मुख्यतः 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहली श्रेणी है उद्भावक आचार्य। कौन से होते हैं उद्भावक आचार्य? रीतिकाल के ऐसे आचार्य जिन्होंने अपना कोई मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित किया, वे उद्भावक आचार्य माने जाते हैं। और देव हैं, वो उदाहरण के रूप में है, देव हैं उद्भावक के आचार्य हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। दूसरे आते हैं व्याख्याता आचार्य। दूसरे हैं व्याख्याता आचार्य। तो लिखिए, रीति काल के ऐसे आचार्य जिन्होंने अपना कोई मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया, परंतु पूर्व स्थापित सिद्धांतों की व्याख्या की, वे व्याख्याता आचार्य माने जाते हैं। यानी ऐसे आचार्य जिन्होंने अपना कोई भी मौलिक सिद्धांत तो नहीं दिया, लेकिन पहले से जो स्थापित सिद्धांत हैं उनकी व्याख्या की, उनकी क्या की? व्याख्या की, उनकी विवेचना की। ऐसे आचार्यों को हम क्या कहते हैं? व्याख्याता आचार्य कहते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे केशवदास और चिंतामणि। केशवदास और चिंतामणि हैं, वो व्याख्याता आचार्य माने जाते हैं। ठीक है, तीसरे ठहरते हैं आपके कवि शिक्षक आचार्य। कौन से? कवि शिक्षक आचार्य। इस श्रेणी में उन कवियों को शामिल किया जाता है जिन्होंने केवल सरस रूप में काव्य लेखन किया, और वो होते हैं बिहारी। यानी कवि शिक्षक आचार्य, ऐसे आचार्य जो कवि भी हैं और शिक्षक भी हैं। शिक्षक यानी जिन्होंने उपदेशप्रक रचनाएं लिखी हैं, जिन्होंने जनमानस को क्या दिया है? कोई न कोई उपदेश दिया है, संदेश दिया है। ऐसे कवि हैं, वो कवि शिक्षक आचार्य कहलाते हैं। यानी उन कवियों को शामिल किया जाता है जिन्होंने केवल सरस रूप में काव्य लेखन का कार्य किया। और उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं बिहारी जी हैं, वो कवि शिक्षक आचार्य माने जाते हैं। नोट लगाकर लिखिए, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी के समस्त आचार्यों को कवि शिक्षक आचार्य की श्रेणी में ही रखा है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि हिंदी के जो समस्त आचार्य हैं वो कवि शिक्षक श्रेणी आचार्य की श्रेणी में आते हैं। क्यों? उनका मानना है कि उन्होंने तो संस्कृत साहित्य है, उसी के आधार पर अपने सिद्धांत दिए हैं, अपने कोई मौलिक सिद्धांत उन्होंने अपना नहीं दिया है। इसलिए नगेंद्र हैं, वो हिंदी के समस्त आचार्यों को कवि शिक्षक आचार्य की श्रेणी में ही रखते हैं। तो इतना आप नोट कीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं आगे। हमने जब भी देखा है कि रीतिकाल के जो आचार्य हैं उनकी श्रेणियां 3 श्रेणी होगी। पहले होंगे आपके 1 नंबर पर बात करें तो सबसे पहले हैं उद्भावक आचार्य। रीतिकाल के ऐसे आचार्य जिन्होंने अपना कोई मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित किया, वो उद्भावक आचार्य माने जाते हैं। उदाहरण के रूप में देव है। आगे देखिए, उसके बाद हम देखा व्याख्याता आचार्य। ऐसे आचार्य जिन्होंने अपना कोई सिद्धांत तो प्रतिपादित नहीं किया, लेकिन पूर्व में स्थापित या प्रतिष्ठित सिद्धांत की व्याख्या की, विवेचना की। ऐसे आचार्यों को क्या कहते हैं? व्याख्याता आचार्य कहते हैं। उदाहरण के रूप में केशवदास और चिंतामणि हो गए।
और कवि शिक्षक आचार्य ऐसे आचार्य जिन्होंने केवल सरस रूप में काव्य लेखन का कार्य किया, ऐसे कवियों को हमें कवि शिक्षक आचार्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं बिहारी माने जाते हैं श्रेष्ठ, ठीक है। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी के समस्त आचार्यों को कवि शिक्षक आचार्य की श्रेणी में ही रखा है, ठीक है। नोट कर लिया होगा आपने। फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, कि रीतिकालीन जो साहित्य उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थी, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीतिकालीन साहित्य है उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या क्या। देखिए विद्यार्थियों, जिस भी काल का साहित्य है उस काल के साहित्य की कुछ विशिष्ट प्रवृत्तियां होती हैं जिनके कारण ही वो अपनी एक अलग विशेष पहचान बना पाता है। तो रीतिकालीन काव्य है उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी है देखते हैं। पहली है रीति निरूपण प्रवृत्ति। कौन सी प्रवृत्ति, रीति निरूपण प्रवृत्ति, जिसमें काव्य के विविध अंगों के लक्षणों को प्रकट करना, ये आप देख सकते हो। दूसरी है श्रृंगारिक प्रवृत्ति। पहली होगी आपकी रीति निरूपण प्रवृत्ति, जिसमें काव्य के विविध अंगों के लक्षणों को प्रकट करना। दूसरी प्रवृत्ति है श्रृंगारिक प्रवृत्ति, श्रृंगार रस की प्रधानता, लक्षणों के उदाहरणों में श्रृंगार रस का अधिक प्रयोग, कि जो लक्षण बताए थे, जिन लक्षणों को प्रकट किया था, उनके उदाहरणों में किसका प्रयोग, श्रृंगार रस का अधिक प्रयोग किया, इसलिए श्रृंगारिक प्रवृत्ति होगी। तो रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हम देख रहे हैं। पहली प्रवृत्ति है रीति निरूपण प्रवृत्ति, जिसमें काव्य के विविध अंगों के लक्षणों को प्रकट करना है। दूसरी है श्रृंगारिक प्रवृत्ति, जिसमें लक्षणों के उदाहरणों में श्रृंगार रस का अधिक प्रयोग किया गया, ठीक है। और भी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अन्य प्रवृत्तियों को। रीति निरूपण के आधार पर रीति कवियों के मुख्यतः दो वर्ग किए जाते हैं। रीति निरूपण के आधार पर रीति कवियों के दो वर्ग किए जाते हैं। कौन कौन से हैं, पहले है सर्वांग निरूपण। सर्वांग निरूपण यानी रीति निरूपण के आधार पर जो रीति कवि है उनके दो मुख्य वर्ग हैं। कौन कौन से, एक तो सर्वांग निरूपण, देखते हैं पहला सर्वांग निरूपण क्या है। सर्वांग निरूपक वे हैं, निरूपण नहीं निरूपक हैं, वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों, काव्य के लक्षणों, काव्य के हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य भेद, काव्य की आत्मा, रस ध्वनि, शब्द शक्ति, गुण, दोष, रीति, अलंकार और छंद का विवेचन अपने ग्रंथों में किया, वो कहलाते हैं सर्वांग निरूपण। यानी जो काव्य है उस काव्य के सभी अंगों का जिसने अपने रचनाओं में निरूपण किया वो कवि क्या कहलाए, सर्वांग निरूपक। जैसे चिंतामणि है, कुलपति मिश्र हैं, श्रीपति हैं, देव हैं, भिखारीदास हैं, जनजराज हैं आदि हैं, वो क्या माने जाते हैं, सर्वांग निरूपक आचार्य या कवि माने जाते हैं, ठीक है। तो रीति कवियों के दो मुख्य वर्ग किए जाते हैं। पहले हो गए सर्वांग निरूपक, ऐसे कवि जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों, जैसे काव्य के लक्षण हैं, काव्य के हेतु हैं, काव्य के प्रयोजन है, काव्य भेद है, काव्य की आत्मा रस और ध्वनि है, शब्द शक्ति है, गुण है, दोष, रीति, अलंकार, छंद आदि का विवेचन अपने ग्रंथों में किया, वो कहलाते हैं सर्वांग निरूपक कवि, ठीक है। और ये कौन कौन से हैं, चिंतामणि हैं, कुलपति मिश्र हैं, श्रीपति हैं, देव हैं, दास हैं, जनराज हैं आदि महत्वपूर्ण है, क्या माने जाते हैं, सर्वांग निरूपक कवि माने जाते हैं, ठीक है। इतना आप नोट कर लिया होगा। बढ़िए आगे की ओर। दूसरे हैं विशिष्टांग निरूपक। विशिष्टांग निरूपक देखते हैं विशिष्टांग निरूपक कौन कौन से हैं। तो विशिष्टांग निरूपक आचार्यों ने काव्य के सभी अंगों को अपने विवेचन का विषय न बनाकर उसके तीन महत्वपूर्ण अंगों जैसे रस, अलंकार और छंद में से एक, दो अथवा तीनों का निरूपण एक अथवा अनेक ग्रंथों में किया, वो कहलाते हैं विशिष्टांग निरूपक। लिखिए आप, बढ़ते हैं फिर आगे की ओर।
तो विशिष्टांग निरूपक कवि कौन से होंगे? वे कवि या आचार्य जिन्होंने काव्य के सभी अंगों को अपने विवेचन का विषय नहीं बनाया, बल्कि उसके तीन महत्वपूर्ण अंग या तो रस या अलंकार या छंद, इन तीनों में से या तो एक को ले लिया या दो को ले लिया अथवा तीनों को ले लिया, तीनों को लेकर निरूपण का कार्य किया। हो सकता है कि वो कार्य एक ग्रंथ में हो या अनेक ग्रंथों में किया गया हो। ऐसे कवि हैं वो क्या कहलाते हैं? विशिष्टांग निरूपक कवि या आचार्य कहलाते हैं। ठीक है, आगे और देखिए, इस काल की काव्य भाषा प्रमुखतया ब्रज भाषा है। ठीक है, रीतिकाल मुक्तकों का युग है, ये भी इंपॉर्टेंट है। छंद की बात करें तो कवित्व और सवयों का प्रयोग भी किया गया है, और अधिकतर तो आपने देखा होगा कि दोहा छंद की प्रधानता रही भी है। ठीक है, तो ये हो गए विशिष्टांग निरूपक कवि हो गए। तो हमने जो कवि हैं रीति निरूपण के आधार पर रीति कवि हैं उनके दो वर्ग किए थे। सर्वांग निरूपक कवि, वे कवि जिन्होंने काव्य के सभी अंगों का अपनी रचनाओं में निरूपण किया, वो हो गए सर्वांग निरूपक कवि। और उनमें बात करें तो चिंतामणि है, कुलपति मिश्र है, श्रीपति है, देव है, जनराज है, भिखारीदास है आदि हो गए। और उसके बाद में हमने देखा विशिष्ट अंग निरूपक है। विशिष्टांग निरूपण के अंतर्गत ऐसे आचार्य या कवि आएंगे जिन्होंने काव्य के सभी जो अंग हैं उनका निरूपण न करके प्रमुख तीन अंग रस, छंद या अलंकार, तीनों में से एक को, दो को या तीन को आधार बनाकर अपनी एक रचना में या अनेक रचनाओं में निरूपण किया। ऐसे कवि क्या कहलाते हैं? विशिष्टांग कवि कहलाया, निरूपक कहलाते हैं। ठीक है, अगर और बात करें मैं किसकी, रीतिकाल की, तो इस काल की काव्य भाषा प्रमुखतया कैसी रही है? ब्रज भाषा रही है। रीतिकाल को क्या कहा जाता है? मुक्तकों का युग कहा जाता है। और छंद की बात करें तो इसमें कवित्व और सवेक छंद का प्रयोग भी किया गया है, और प्रधानता किसकी रही है? दोहा छंद की रही है। और देखिए आगे, आचार्य शुक्ल ने भक्ति को श्रद्धा व प्रेम का योग कहा है। आचार्य शुक्ल ने भक्ति को श्रद्धा और प्रेम का योग कहा है। रीतिकाल में प्रेम अपनी आध्यात्मिक तेजस्विता को खोकर पर्दा अभिदर्शनम पर केंद्रित हो गया था। आध्यात्मिकता है उसकी तेजस्विता को तो खो दिया था, छोड़ दिया था, और पर्दा दर्शन अभिदर्शनम पर केंद्रित हो गया था। श्रृंगार की परिणति भोगवाद में हो गई थी, यह भी बिल्कुल सही बात है। रीतिकाल में जो श्रृंगार है वो भोगवाद में बदल गया था। नारी है वो एक भोग का साधन बन गई थी। रीति काव्य वह काव्य है जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों की दृष्टि में रखकर की गई है। तो ये रीतिकाल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे रीतिकाल के संप्रदायों को। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। आज हमने देखा हिंदी साहित्य का इतिहास, और हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हमने पढ़ा रीतिकाल। रीतिकाल में रीति शब्द की व्युत्पत्ति, रीति शब्द का अर्थ, रीतिकाल का काल निर्धारण, रीतिकाल का नामकरण, रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हमने देख ली, और रीतिकालीन काव्य की विशेषताएं हमने देख ली। रीतिकाल के उदय के कारण को देख लिया, रीतिकाल के पतनों के कारण को देख लिया, रीतिकालीन काव्य धाराओं को हमने देख लिया, और रीतिकालीन कवियों में जो कवि हैं उनके जो दो वर्ग हैं उनको हमने देख लिया, और रीतिकाल से संबंधित कुछ विशिष्ट जो तथ्य हैं वो हमने देख लिए। कल की क्लास में पढ़ेंगे रीतिकालीन साहित्य के या रीतिकाल के प्रमुख संप्रदायों को। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि ये क्लास आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो जो भी साथी लाइव जुड़े रहे सभी का एक बार पुनः तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अभिज्ञान क्लासेस रतनगढ़ आपके लिए लेकर आए एक बहुत बड़ा ऑफर। आज रात को 12 बजे तक आपको सभी हिंदी साहित्य के कोर्सों में 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो जल्दी से आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।